अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका की स्टेट वर्मंट के साउथ में लोकेटेड बेनिंगटन काउंटी में एक बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल को ग्रीन नेशनल फॉरेस्ट कहा जाता है। इसी फॉरेस्ट के बीचों बीच एक पहाड़ है जिसे ग्लास्टनबरी माउंटेन कहा जाता है और इसी ग्लास्टनबरी माउंटेन के अराउंड मौजूद जंगल के करीब 93 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को बेनिंगटन ट्रायंगल कहा जाता है। मिड 90s में 1943 से लेकर 1950 तक ग्लास्टनबरी के इन जंगलात में कुछ लोग एक के बाद एक मिस्टीरियसली गायब हुए थे और कई सालों तक खोजने पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनमें से बस एक की लाश मिली थी पर बाकी लोगों की लाश तक नहीं मिली। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बेनिंगटन ट्रायंगल यानी ग्लास्टनबरी माउंटेन पर मौजूद इस फॉरेस्ट के बारे में और यहाँ पर होने वाली मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। (1943) में ग्लास्टनबरी टाउन के नॉर्थ के जंगल में करीब 16 किलोमीटर दूर कार्ल हेरिक नाम का एक शख्स अपने कज़न हेनरी के साथ शिकार करने जाता है, लेकिन शिकार करते हुए ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कार्ल खो जाता है। इसके बाद उसे 3 दिनों तक ढूंढने के बाद हेनरी को अजीब कंडीशन में पड़ी कार्ल की लाश और उसकी भरी हुई गन मिलती है जिसमें से कार्ल ने एक भी शॉट फायर नहीं करा था। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि किसी चीज़ ने उसे स्क्वीज़ करके यानी बुरे तरीके से दबाकर मारा था। कार्ल की रिब्स ने उसकी लंग्स को बुरे तरीके से चीर दिया था। हेनरी बताता है कि कार्ल को किसी बेयर ने मारा है क्योंकि कार्ल की लाश के आसपास उसने एक बेयर के फुटप्रिंट्स देखे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स बेयर किसी को स्क्वीज़ करके नहीं मार सकता। तो फिर आखिर कार्ल की ऐसी हालत किसने करी थी? नोबडी एवर नोज़। इसके 2 साल बाद इसी तरह एक और हंटर जिसका नाम मिडी रिवर्स था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और इन जंगलात को अच्छे से जानने वाला इंसान था। 1945 में एक दिन वो एक हंटिंग ग्रुप के साथ यहाँ मौजूद एक हेल हालो नामी जगह पर शिकार करने जाता है। तभी वो उस हंटर्स के ग्रुप को लीड करते हुए उनसे काफ़ी आगे निकल जाता है और हंटर्स के इस ग्रुप से दूर हो जाता है। पर उनमें से किसी हंटर को मिडी की फ़िक्र नहीं होती। वो सोचते हैं कि मिडी इन जंगलात को अच्छे से जानता है और वो ख़ुद ही उनको दोबारा टाइम पर ज्वाइन कर लेगा। पर काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी मिडी वापस नहीं आता, जिसके बाद अब उसके साथ आए हंटर्स को घबराहट होने लगती है और वो मिडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर कई दिनों तक ढूंढने के बाद मिडी की राइफ़ल से फायर किए गए शॉट का एक कार्ट्रिज मिलता है जो कि पॉसिबली मिडी ने खुद फायर करा था, जबकि मिडी का खुद का कोई नामो निशान नहीं मिलता और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। इसके 1 साल बाद 1946 में बेनिंगटन यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट पॉला वेल्डन, जिसकी उम्र 18 साल थी, 1 दिसंबर 1946 को इसी फॉरेस्ट में हाइकिंग करने का प्लान करती है और वो दोपहर में ग्लास्टनबरी माउंटेन्स में मौजूद लॉन्ग ट्रायल नाम के रास्ते से अपनी वॉक स्टार्ट करती है, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं आती। पॉला को आखिरी बार एक कपल ने इसी लॉन्ग ट्रायल रास्ते पर हाइकिंग करते हुए देखा था। उस कपल के अकॉर्डिंग जब उन्होंने पॉला को देखा था तब वो उनसे करीब 100 यार्ड आगे चल रही थी और उसने रेड जैकेट पहनी हुई थी। अगले दिन जब वो क्लासेस अटेंड करने नहीं आती तो उसे ढूंढने के लिए इस जगह एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करा जाता है, जिसमें बहुत से हेलीकॉप्टर्स, करीब 1000 लोग और FBI मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉला का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पॉला के गायब होने के 4 साल बाद 1950 में एक 8 साल का बच्चा पॉल जेप्सन इसी एरिया में गायब हो जाता है। जेप्सन की मां एक फार्म के लिए काम करती थी। 1950 में 12 अक्टूबर थर्सडे के दिन जेप्सन की मां को उस फार्म में 1 घंटे का काम होता है जहां वो जॉब करती थी और उस काम को निपटाने के लिए वो जेप्सन को साथ लेकर जाती है। जेप्सन की मां फार्म के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करती है
और जेप्सन को गाड़ी में ही बिठाकर उसे वहीं रहने का कहकर वो फार्म के अंदर चली जाती है। पर 1 घंटे बाद जब वो वापस आती है तो उसे जेप्सन कहीं नहीं मिलता। इसके फ़ौरन बाद जेप्सन को ढूंढने के लिए भी एक लार्ज स्केल सर्च लॉन्च करा जाता है। पुलिस के ट्रैकिंग डॉग्स जेप्सन को ट्रैक करते हुए इसी फॉरेस्ट के बीच में से गुजरने वाली एक रोड के पास आकर रुक जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि जिस रास्ते पर जेप्सन जा रहा था वो ग्लास्टनबरी माउंटेन्स की तरफ जाता है। जेप्सन के पेरेंट्स बताते हैं कि जेप्सन गायब होने से पहले कई दिनों से ग्लास्टनबरी माउंटेन्स और उसके फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता था और उसको लेकर क्यूरियस था। पुलिस ये स्पेकुलेट करती है कि शायद जेप्सन को उस रोड पर से गुजरने वाली किसी गाड़ी में अबडक्ट कर लिया गया है। पर कई दिनों तक इन्वेस्टिगेट करने पर भी जेप्सन भी यहाँ गायब होने वाले और लोगों की तरह कभी नहीं मिलता और ना ही उसका कोई रिमेन मिलता है। इसके बाद इसी सेम साल यानी 1950 में फ्राइडा लेंगर नामी एक लड़की बेनिंगटन के जंगल में मौजूद समरसेट रिजर्वियर नाम की एक जगह पर अपने कज़न हर्बर्ट के साथ कैंपिंग करने जाती है। ये दोनों इस जगह पहुंचने के बाद यहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। पर कुछ ही देर कैंप पर रुकने के बाद ये दोनों जंगल में हाइकिंग करने का डिसाइड करते हैं और इस फॉरेस्ट में वॉक करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी ये दोनों अपनी कैंप से थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि बीच में एक छोटी सी नदी आती है और इस नदी को पार करते हुए फ्राइडा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। नदी में गिरने पर उसके कपड़े और जूते गीले हो जाते हैं और गीले कपड़े और जूतों से वो हाइकिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने कज़न हर्बर्ट से कहती है कि कैंप ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं वापस कैंप जाकर कपड़े और जूते चेंज करके वापस आ जाती हूँ। जबकि हर्बर्ट वहीं उस नदी के पास ही फ्राइडा के वापस आने का वेट करता है। लेकिन जब काफ़ी देर होने पर भी फ्राइडा वापस नहीं आती तो वो फ्राइडा को लेने कैंप वापस जाता है और कैंप पहुंचते ही वो ये जान के परेशान हो जाता है कि फ्राइडा तो कैंप पहुंची ही नहीं थी। जिसके बाद हर्बर्ट फ्राइडा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे फ्राइडा कहीं नहीं मिलती तो वो वापस जाकर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करता है और फिर फ्राइडा को ढूंढने के लिए भी कई हफ्तों तक एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है। पर पहले की तरह इस बार भी सर्च टीम को कुछ हाथ नहीं लगता। फ्राइडा के गायब होने के करीब 7 मंथ्स बाद उसकी लाश समरसेट रिजर्वियर यानी जिस जगह फ्राइडा और हर्बर्ट ने अपना कैंप लगाया था उसके पास ही मौजूद एक खुले मैदान में पड़ी मिलती है। पर हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह फ्राइडा की लाश मिली थी उस जगह पर सर्च टीम ने पहले भी सैकड़ों बार सर्च कर रखा था, लेकिन तब उन्हें वहाँ कोई लाश नहीं मिली थी। बदकिस्मती से जब फ्राइडा की लाश मिली थी तब वो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मौत की असल वजह मालूम नहीं करी जा सकी और आज तक ये कोई नहीं जान सका कि आखिर फ्राइडा के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ होने वाली इन अजीबोगरीब इवेंट्स और हैपनिंग्स की असल वजह कोई सुपरनेचुरल चीज़ है। जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2 सदियों से ये जंगल और ख़ास करके बेनिंगटन ट्रायंगल के अंदर आने वाला एरिया एक ख़तरनाक और खूंखार मॉन्स्टर जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है उसका घर है। इसी देवकामत मखलूक बिगफुट से रिलेटेड बेनिंगटन में रहने वाले लोगों के बीच एक पुरानी कहानी भी मशहूर है, जिसके मुताबिक सन 1800 में इस फॉरेस्ट से गुज़रने वाले एक स्टेज्ड कोच यानी टांगे में सवार पैसेंजर्स और ड्राइवर ने इन जंगलात में एक ऐसे क्रिएचर को देखा था जो देखने में एक गोरिल्ला जैसा था, लेकिन उसकी कदोकामत एक गोरिल्ला से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि 1892 में एक शख्स जो कि ग्लास्टनबरी टाउन में एक मिल में काम करता था, उसने एक दिन अचानक एक शख्स के सर पर पत्थर मारकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने उसे पकड़कर एक पागलखाने में डाल दिया। लेकिन वो उस पागलखाने से भाग गया और इन्हीं जंगलात में जाकर रहने लगा। इसके बाद वो एक मॉन्स्टर और वहशी बन गया और इन सब चीज़ों के पीछे उसी का हाथ है। जबकि कुछ हाइकर्स का मानना है
कि इन सारे लोगों की गुमशुदगी के पीछे इन जंगलात में रहने वाले खूंखार जानवर, खास करके कूगर हैं। क्योंकि कूगर एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत लंबे वक्त तक अपने शिकार का छिपकर पीछा कर सकता है और मौका देखकर उस पर हमलावर हो सकता है, खास करके तब जब उसका शिकार थका हुआ और भूख प्यास से निढाल हो। इसी वजह से कुछ हाइकर्स का मानना है कि यहाँ गुम होने वाले लोग किसी कूगर का शिकार हुए हों, क्योंकि कूगर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और एग्रेसिव होते हैं और वो बड़ी आसानी से किसी भी इंसान को मार सकते हैं। इसके अलावा कुछ माउंटेनियर्स और प्रोफेशनल हाइकर्स के अकॉर्डिंग बेनिंगटन ट्रायंगल का मौसम काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और ख़तरनाक है। यहाँ का मौसम काफ़ी तेज़ी से तब्दील होता रहता है। इस वजह से इस फॉरेस्ट को अच्छे से जानने वाले भी इसमें आसानी से खो सकते हैं और यहाँ पर लोगों के गायब होने के पीछे भी यही वजह हो सकती है। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन गुम होने वाले लोगों में से सिर्फ 1 या 2 पर फिट होती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी थ्योरीज़ देते हैं कि इन लोगों की गुमशुदगी के पीछे एलियंस हैं और इस जगह पर कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो किसी और दुनिया में खुलते हैं। पर आज तक कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर यहाँ गायब होने वाले लोगों के साथ हुआ क्या और उनकी बॉडीज़ कहाँ गई। जबकि बेनिंगटन और उसके आसपास रहने वाले लोगों में मशहूर किस्से और कहानियों के मुताबिक ये जंगल हॉन्टेड है और यहाँ ईविल स्पिरिट्स का साया है और यहाँ लोगों के गायब होने की वजह भी वही स्पिरिट्स हैं। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका तो नहीं पता, पर यह बात सच है कि इस जंगल में रहने वाले ट्राइब्स यहाँ पर लोगों के गायब होने से पहले ही इस जगह को मनहूस मानते थे और इस जगह से दूर रहते थे। और आज भी इस फॉरेस्ट में जाने वाले लोग ये मानते हैं कि ये जंगल वाकई काफ़ी ज़्यादा सुनसान, खौफनाक और डरावना है। यहाँ हर वक्त आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।